हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, लेकिन संविधान संशोधन होते होते लगभग आज 450 से भी ऊपर अनुच्छेद हो चुके हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इसका कहने का मतलब है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों का इसमें उल्लेख है। दूसरा अनुच्छेद कहती है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कहा गया। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई दूसरा देश से भारत देश में राज्य के रूप में प्रवेश होना चाहता है तो उसके लिए अनुच्छेद 2 में उल्लेख किया गया है। 2 का क में उल्लेख किया गया है, सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए, यानी कि जो सिक्किम था पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। अनुच्छेद 3 कहती है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि भारत राज्य में अगर कोई नया राज्य बन रहा है, उसके लिए और उसके जो क्षेत्र रहेंगे कहाँ से कहाँ तक हो रहेगा, उसकी सीमाओं में अगर उसको नाम में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 4 कहती है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, आपको हमने अनुसूची पहले वीडियो डाल चुका है, तो उसमें पहली अनुसूची क्या कहती है, संघ राज्यों का क्षेत्र है उसी के बारे में, और चौथी अनुसूची क्या कहती है, राज्यसभा के सीटों की आवंटन के बारे में कहती है। तो यही दोनों अनुसूची की संशोधन की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। संविधान उल्लेख अनुच्छेद 5 में किया गया है। अनुच्छेद 6 कहती है कि पाकिस्तान से अगर भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आना चाहता है तो उसके लिए अनुच्छेद 6 में प्रावधान किया गया। 7 कहती है अनुच्छेद कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का देगा। अगर भारत से पाकिस्तान चला गया है और फिर से वो पाकिस्तान से भारत में आना चाहते हैं तो उनके लिए 7 अनुच्छेद उल्लेख किया गया है। भारत से बाहर रहने वाले, अनुच्छेद 8 कहती है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर भारत देश से कोई बाहर, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से अगर कोई भारत देश में नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए अनुच्छेद 8 उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 9 कहती है कि विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता न होना। अनुच्छेद 10 कहती है नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। जो नागरिकता के बारे में जो अधिकार आप सभी को प्राप्त है उसको उसी तरह से बनाए हुए रखना है। अनुच्छेद 11 कहती है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय क्रिया करना। कहने का मतलब हुआ कि जो भी नागरिकता का अधिकार है वो कौन इस पे कानून बनाएगा, तो संसद कानून बनाता है।
नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 12 कहती है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक की चर्चा मूल अधिकार को किया गया है। वर्तमान में मूल अधिकार अभी 6 हो गया। इससे पहले मूल अधिकारों की संख्या 7 हुआ करता था। एक जो संपत्ति का अधिकार है उसे 44वें संविधान संशोधन के तहत उसको 300 के अनुच्छेद में उसे जोड़ दिया गया है। तो अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो 6 मौलिक कर्तव्य इस प्रकार है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचार। तो 12 अनुच्छेद कहती है मूल अधिकारों की परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 12 में किया गया है। अनुच्छेद 13 कहती है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 13 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद कहती है कि विधि के समक्ष समानता, जो भी माने कि रूल रेगुलेशन बना हुआ है उसी के समक्ष चलना है, उसी के समक्ष सभी को समानता उसी तरह से दिया जाए। अनुच्छेद 15 कहती है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेदीकरण का प्रतिष्ठा। अनुच्छेद 15 में वही जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के अधिकार पर आप अधिकार किसी का छीन नहीं सकते हैं। अगर जाति किसी और का है तो उसका भी उतना ही अधिकार है जितना कि अन्य जातियों का उस पर अधिकार है। 16 अनुच्छेद कहती है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। 17 अनुच्छेद कहती है अस्पृश्यता की अंत या छुआछूत से अंत कहा गया है अनुच्छेद 17 में। 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। 18 अनुच्छेद कहती है क्या? उपाधियों का अंत। 19 अनुच्छेद कहती है वाक्य की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 कहती है। और 19 ए है, 19 को लगभग 5 पार्टों में भागा गया है। तो 19 का ए में कहती है प्रेस की स्वतंत्रता है। 19 की बी कहती है बिना हथियार के शांतिपूर्वक सभा करने का आयोजन है। सभी को अधिकार है कि वो बिना हथियार के साथ साथ यानी कि गोली, बंदूक, चाकू के बिना शांतिपूर्वक सभा करने का उसे अधिकार है। 19 का सी कहती है संघ बनाने की स्वतंत्रता या एक संगठन बनाने की, यानी कि एक दल बनाने का, संघ बनाने का या दल बनाने का या संगठन बनाने का अधिकार है। किसमें? 19 के सी में। 19 का डी कहती है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आप भारत देश में है तो आप कहीं से कहीं जा सकते हैं, किसी राज्य से कहीं भी राज्य में आप जा सकते हैं, इसके लिए आपको अधिकार प्राप्त है। 19 का ई में है कि देश के किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। किसी भी देश में आप बस सकते हैं, रह सकते हैं, आपको यह अधिकार है। 19 के ई 19 का एफ कहती है कि आप कहीं भी काम पा सकते हैं, कहीं भी अपना रोजगार कर सकते हैं, किसी भी देश में आप रोजगार कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 कहती है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आप कोई अपराध किए हुए हैं, लगता है कि हम अपराध नहीं किए हुए हैं, तो अपने दोष सिद्धि के लिए आप अपना खुद वकालत कर सकते हैं। 21 कहती है, अनुच्छेद 21 कहती है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और निजता का अधिकार है। 21 का कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। इसी में 19 के क में ही कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए।
अनुच्छेद 21 के क में। 22 कहती है अनुच्छेद कुछ दशकों को गिरफ्तारी के संबंध में विशेष संबंध है। अगर कोई आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आप अपना एक वकालत रख सकते हैं। अनुच्छेद 23 कहती है कि बालात आश्रम पर मानव के दुर्व्यवहार पर निर्देश, यानी कि अगर आप 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आपको बालात आश्रम पर यानी कि बालक को श्रम करने से आप नहीं करवा सकते हैं। वो 24 में है कि कारखानों में बाल श्रम अधिकार का निवेश है। कहने का मतलब हुआ 24 में कि अगर आप 18 साल से कम उम्र से बच्चों से कारखाना में काम करवा रहे हैं तो ये निषेध है। अनुच्छेद 25 कहती है कि धर्म को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म का प्रसार कर सकते हैं, चाहे हिंदी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहती है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आपको यह स्वतंत्रता प्राप्त किया गया है। 27 अनुच्छेद कहती है कि किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों को समुदाय के बारे में स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। अनुच्छेद 28 कहती है कि निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा की उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी संस्थान में आप किसी भी धर्म का है, आप किसी का भी पूजा कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसमें उपस्थित हो सकते हैं। मान लिया जाए कि आप अगर मुस्लिम हैं, अगर कोई हिंदू धर्म का पूजा हो रहा है तो उसमें आप जा कर के सम्मिलित हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। अनुच्छेद 29 कहती है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 30 कहती है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 31 कहती है कि संपत्ति का अनिवार्य अधिकरण किया गया है। संपत्ति का अनिवार्य अधिकरण अभी फ़िलहाल इसको हटा करके 44 के 300 के क में 44वां संविधान संशोधन से जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 32 कहती है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसका कहने का मतलब है अगर इसमें से जितना भी अधिकार है उसका अगर आप हनन कर रहे हैं तो आप इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। इसी को हमारे भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही आत्मा का कुंजी कहा है। अनुच्छेद 33 कहती है कि अधिकारों का बल लागू करने की शक्ति। अनुच्छेद 34 कहती है किसी क्षेत्र में सेना विधि अधिकारों का निर्बंधन कहा गया है। अनुच्छेद 35 कहती है उपबंधों का प्रभावी करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 35 के तहत उपबंधों का प्रभावी अधिकार। इस तरह से आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो जल्द से जल्द इसे अभी अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस तरह से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।